हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अक्षत मन्नत से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। तो वह उससे मिलने अपने भाई के रूम में जाता है और जब वह वहाँ जाता है तो जो देखता है उससे उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब आगे अक्षत जब मन्नत को इस तरह ज़मीन पर एक चटाई पे लेटे हुए देखता है तो मानो उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। उसके दिल में तेज दर्द हो रहा था। क्या उसका भाई इतना नीचे गिर चुका है कि वह अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है? अब तक उसे इतना तो अंदाजा लग गया था कि वह रोज यहीं रात को लेटती होगी, क्योंकि जिस तरह वह सभी जगहों पर मन्नत को ढूंढते हुए अपनी नजरें डाला था, वहां उसने अच्छे से देखा था। मन्नत का कोई भी सामान उसे नहीं दिखाई दिया था। उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि उसका भाई मन्नत के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। यह सोच सोचकर उसे अपने दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वही मन्नत जो किसी आहट को सुनकर अपनी नजरें उस ओर करती है तो देखती है कि उसके सामने अक्षत खड़ा था। यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। आखिर में वो यहाँ क्या कर रहा है और वह यहाँ क्या करने आया है। वहीं उसे यह सोचकर घबराहट होने लगती है कि उसने उसे ऐसी सिचुएशन में देख लिया है, तो अब वह जाकर बाहर सबको कहीं बता न दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर से एक बार तमाशा होगा और रुद्र उस पर फिर से गंदे गंदे इल्जाम लगाएगा जो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते थे। वहीं जब अक्षत मन्नत को अपनी ओर देखते हुए पाता है तो वह खुद को किसी तरह से कंट्रोल करते हुए उसकी ओर आगे बढ़ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों लेटी हुई हो। फिलहाल उसे सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वह मन्नत के मुंह से सुनना चाहता था। लेकिन मन्नत उसे बोलती है कि बस ऐसे ही मन किया यहाँ तो आ गई। उसकी बातों को सुनकर अक्षत का दिल पिघल जाता है। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद यह लड़की कितनी पागल है, उसके भाई को बचा रही है। वाकई में इसके जैसी पत्नी मिलना उसके भाई का सौभाग्य है, पर उसका भाई इस चीज को नहीं पहचान रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब उसका भाई जब ऐसी हरकत कर रहा है तो उसका परिणाम भी तो उसी को भुगतना पड़ेगा। यह सब सोचकर अक्षत उसकी ओर देखने लगता है। इस वक्त मन्नत बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। चोट लगने की वजह से उसका चेहरा मुरझा गया था। उसके चेहरे की रौनक खो सी गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह बीमार हो, और वैसे भी वह बीमार भी थी। लेकिन फिर भी वह इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि अक्षत की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। भले ही वह सांवली थी, पर शायद अब अक्षत के देखने का नजरिया बदल चुका था, जिस वजह से वह उसे बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। वहीं अक्षत उससे बोलता है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर मन्नत सोचने लगती है कि उसे क्या कहना चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल उसे इतना तो पता था कि
अगर अक्षत उसके रूम में आया है तो सभी लोगों ने उसे देखा होगा, वह ऐसे तो आया नहीं होगा। पता नहीं इस घर के लोग कैसे हैं, वह लोग भी कहीं इस पर इल्जाम न लगाए। लेकिन जहां तक उसने समझा था, यह लोग रुद्र की तरह नहीं थे। वह बिना मतलब के उसे परेशान नहीं करते थे। हाँ, ये बात अलग थी कि वह लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे और ना ही उसकी किसी तरह से केयर करते थे। लेकिन फिर भी गनीमत थी कि वह लोग उसे किसी तरह से परेशान नहीं करते थे, वरना अगर घर के सभी लोग उसे परेशान करते तो वह बेचारी यहाँ कैसे रह पाती। 2 महीने उसे 2 जन्म के समान लगते। वहीं जब अक्षत देखता है कि मन्नत कुछ नहीं बोल रही है तो वह जाकर दूसरी साइड अब खुद से ही बैठ जाता है। उसे पता था कि मन्नत उसे बैठने के लिए नहीं बोलेगी, हो सकता है कि वह उसे मना भी कर दे। तब अक्षत उसकी ओर देखते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझे से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस हाल में देखकर इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम किस परिस्थिति में हो। माफ करना मुझे, जो मैं इन सब बातों से बिल्कुल भी अनजान था और तुम्हारी कोई हेल्प न कर सका। वहीं मन्नत उसे ध्यान से देखने लगती है। आखिर में उसके कहने का क्या मतलब है, भला वो मेरी क्यों कोई हेल्प करेगा। अक्षत उसे बहुत ही प्यार भरे नजरों से देख रहा था, जिसे पचा पाना तो मन्नत के लिए बिल्कुल भी असंभव था। लेकिन फिर भी वह उसे इग्नोर करती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब मन्नत की बातों को सुनकर अक्षत धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है, शायद तुम भूल रही हो, तुमने मुझसे कुछ वादा किया था और अब जबकि तुम बिल्कुल सही हो तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं जब तक तुम्हारे बारे में सब कुछ जान नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए अब तुम मुझे बिना परेशान किए अपनी हकीकत बताओ, आखिर में तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। जिस तरह से दादाजी तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं उससे तो मुझे पूरा यकीन है कि दादाजी तुम्हें अच्छे से जानते हैं, पर वह मुझे कुछ बताएंगे नहीं। शायद कुछ ऐसा है जो उन्हें बांध रखा है, वरना मैं उनसे सब कुछ पूछ लेता। लेकिन अब जबकि वह मुझे नहीं बताने वाले हैं तो यह चीज तुम करोगी। उसकी बातों को सुनकर मन्नत कुछ नहीं बोलती है। हाँ, उसने उसे कहा था कि वह सब कुछ बता देगी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या बताए। क्या वह उसे अपनी माफिया वाली आइडेंटिटी बता दे, क्या वह बता दे कि वह खतरनाक क्वीन है जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। लेकिन क्या इसके बाद यह इंसान उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर पाएगा? और क्या ऐसा करने पर वह खुद इस घर में शांति से रह पाएगी? और अगर वह उस आइडेंटिटी को नहीं बताती है तो क्या उसे अपनी राजकुमारी होने की आइडेंटिटी बता देनी चाहिए? जब उसे यह पता चलेगा
तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, उसका व्यवहार उसके साथ फिर कैसा हो जाएगा, क्या वह उससे इतने ही नॉर्मल तरीके से बात कर पाएगा। इस समय वह बहुत ही उलझन में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अक्षत उसके सामने अपने हाथों की चुटकी बजाते हुए बोलता है, ओ हेलो, तुम किस दुनिया में खो गई। मैंने तुमसे इतना कठिन सवाल तो नहीं पूछा था जिसका जवाब तुम्हारे पास ना हो। जाहिर सी बात है, तुम्हारी आइडेंटिटी है तो तुम्हें अच्छे से सब कुछ पता होगा। तो तुम यह तो नहीं कह सकती हो कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। इसलिए बिना किसी प्रॉब्लम के तुम मुझे बता सकती हो। और हाँ, तुम यह बिल्कुल मत सोचो कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है तो उसके पीछे जरूर बहुत बड़ा होगा। वही मन्नत ध्यान से अक्षत को देखने लगती है। उसे अपनी राजकुमारी वाली आइडेंटिटी बताने में कोई हर्ज नहीं था, बस उसे एक बात का डर था, कहीं उसकी हकीकत औरों को भी पता न चल जाए और फिर धीरे धीरे यह बात फैल गई तो उसके जान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाएगा। वह कहाँ तक बचते फिरेगी, और वैसे भी वह इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि वह इस तरह से मुंह छिपाकर घूमती फिरे। पर उसके दादाजी के एक कसम ने उसे बांध रखा है, वरना वह तो पूरी जगह तबाही ला दे। लेकिन उसके दादाजी नहीं चाहते कि अभी ऐसा कुछ हो। वह उन सभी लोगों को एक साथ बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 16 सालों से वह एक एक से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अब बस चाहते हैं कि सब एक साथ अपने बिल से बाहर निकले और फिर सब कुछ खत्म हो जाए, जिससे उनकी पोती अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से जी सके। वहीं अक्षत बहुत ध्यान से मन्नत के चेहरे को देखकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में इसके मन में क्या चल रहा है, और क्या यह अपनी सच्चाई मुझे बताएगी। क्या वह मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती है। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह फिर से मन्नत से बोलता है, तुम कहाँ खो गई। देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हो। तुम नहीं चाहोगी तो तुम्हारा यह सीक्रेट मेरी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं कभी किसी को यह बताने की कोशिश नहीं करूँगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर मन्नत के दिल को सुकून मिलता है। चलो, कोई तो ऐसा है जो उसकी इतनी तो इज्जत करता है कि उसकी सच्चाई अपनी अंतिम सांसों तक संभाल कर रख सकता है। इस वजह से मन्नत के दिल में गर्माहट आती है। वह अक्षत की ओर देखते हुए बोलती है कि क्या जानना चाहते हो। तब अक्षत बोलता है, यही कि तुम कौन हो। तब मन्नत बोलती है, मैं ब्रिटेन की राजकुमारी हूँ। जैसे ही वह इन शब्दों को बोलती है, अक्षत के होश ही उड़ जाते हैं। उसके बोलने का लहजा इतना साफ और सटीक था, मानो वह कोई छोटी सी बात बता रही हो। लेकिन यह बात अक्षत के सर पर बम की तरह गिरती है। क्या वह ब्रिटेन की राजकुमारी है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रिटेन की राजकुमारी को किसी के लिए देखना असंभव है। आज तक किसी ने उसे नहीं देखा है। उसे बहुत ही सीक्रेट तरीके से, बहुत ही ज़्यादा
सिक्योरिटी में रखा जाता है। उसका इस तरह बाहर निकलना असंभव है। वह सोचता है कि यह उसके साथ मजाक कर रही है। यह सोचते हुए वो थोड़ा नॉर्मल होता है और बोलता है कि देखो, मेरे साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है ब्रिटेन की राजकुमारी कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसे कोई भी इंसान देख सके। वह इतने सीक्रेट जगह पर छिपाई गई है कि उसे देखना लगभग सभी के लिए नामुमकिन है। और तुम तो इस तरह खुलेआम घूम रही हो। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मजाक करना बंद करो और सही सही बताओ। वहीं मन्नत आश्चर्य से उस पागल इंसान को देख रही थी। अरे, उसने सही तो बताया, लेकिन इस इंसान को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। तब मन्नत बोलती है कि मैंने जो बोला वह बिल्कुल सही बोला है। अब तुम्हें भरोसा करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो। वहीं उसके चेहरे की गंभीरता को देखते हुए अक्षत को समझ नहीं आता क्या यह उसके साथ मजाक कर रही है। वह अपना सर खजुलाने लगता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सच में सीरियस है या उसके साथ मजाक कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तब वह कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम्हें अच्छे से पता है तुम जो बातें कह रही हो वह बिल्कुल आठवें अजूबे की तरह है। भला मुझे कैसे यकीन होगा कि ब्रिटेन की राजकुमारी मेरे घर में रह रही है और हर रोज मेरे भाई का टार्चर बर्दाश्त कर रही है। अरे, उसके पास तो इतनी सिक्योरिटी है कि उसे नजरें उठाकर भी कोई देखने की हिम्मत नहीं करेगा। और तुम्हारे पास तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा। और ऊपर से तुम तो हर रोज मेरे भाई का टार्चर भी बर्दाश्त करती हो, कभी पलटकर उसे जवाब भी नहीं देती हो। तो फिर तुम ही बताओ, मैं कैसे यकीन करूं? तब मन्नत बोलती है कि यह तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने जो बोला वह सच बोला है। उसकी बातों को सुनकर अक्षत कंफ्यूज हो जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह उसकी बातों पर विश्वास करे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी अक्षत बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ। तो तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम ब्रिटेन की राजकुमारी हो तो तुम्हारे साथ बहुत सारे तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए। तुम एक स्पेशल व्यवस्था के साथ रहती हो, तो तुम यहाँ अकेले ऐसे अजनबियों के साथ क्या कर रही हो? तब वह बोलती है कि मैं तुम्हारे यहाँ रहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी है। मन्नत की बातों को सुनकर अक्षत समझ नहीं पाता कि आखिर में क्या एक देश के इतने बड़े राजकुमारी की भी कोई मजबूरी हो सकती है। तब वह हंसने लगता है और बोलता है कि देखा, तुम अपनी बातों में ही फंस गई हो। भला तुम ही बताओ, तुम्हारी भी कोई मजबूरी हो सकती है। अरे, तुम तो एक झटके में अपनी सारी मजबूरी को खुद से दूर कर सकती हो। तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर है, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। उसकी बातों को सुनकर मन्नत के होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह कहती है कि हाँ, तुम सच बोल रहे हो, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकती हूँ, यहाँ तक कि किसी देश की इकोनॉमी भी
एक झटके में गिरा सकती हूँ और उठा सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक वचन से बंधी हूँ। और कहते हैं ना कि प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाने चाहिए। बस उसी एक वचन से बंधे होने की वजह से आज मैं यहाँ तुम्हारे घर पे मौजूद हूँ। अक्षत को समझ नहीं आता कि आखिर में ऐसी कौन सी वचन है और ऐसा कौन सा वह राज है जो उन लोगों को नहीं पता है और जिस वजह से वह इस घर में है। फिलहाल उसे इतना तो अंदाजा लग गया था कि यह लड़की बहुत ही मजबूरी में उनके यहाँ रह रही है, क्योंकि दादाजी का जिस तरह से रवैया था, वह जिस तरह से उसके आगे माफ़ी मांग रहे थे, उसे देखकर तो उसे इतना अंदाजा लग गया था कि उनके सामने यह लड़की इतना पावर तो जरूर रखती है कि जिसके सामने उसके दादाजी को भी झुकना पड़ रहा है। जो इंसान कभी किसी के सामने नहीं झुकता है, वह इस छोटी सी लड़की के सामने झुक रहा है। लेकिन अब इस वचन वाली बात से उसका दिमाग पूरी तरह से घूम रहा था। वह उसे बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस तरह तुम बातों को गोल गोल मत घुमाओ और प्लीज़ मुझे सब कुछ सही से बताओ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी बातों को सुनकर मन्नत बोलती है कि मैं किसी कारणवश इंडिया आई थी और उस वक्त मैं यहाँ पर सीक्रेट तरीके से रह रही थी। अचानक एक दिन मैंने देखा कुछ लोग एक फैमिली को बहुत ही बुरी तरह से टार्चर कर रहे हैं और उन्हें मारने जा रहे हैं। यह देखकर मेरे दिल में रहम आ गया। वैसे भी मैं एक राजकुमारी थी और मैंने हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखा था। इस वजह से यह सब होते हुए मैं नहीं देख सकी और मैं उन्हें बचाने के लिए चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह दिन मेरे ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। अक्षत उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसे समझ आ रहा था कि वह किस दिन की बात कर रही है, लेकिन फिर भी वह थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता और अभी भी ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा था। तब मन्नत बोलती है कि मैंने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन उस फैमिली के बुजुर्ग ने मुझे मिलने के लिए किसी तरह से तैयार किया और जब एक दिन वह मुझसे मिलने आए तब मुझे पता चला कि वह बुजुर्ग इंसान मेरे दादाजी का कभी दोस्त रह चुका है। मुझे यह जानकर खुशी हुई, लेकिन दूसरे ही क्षण उस बुजुर्ग इंसान ने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिससे एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरी दुनिया क्या यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने उस बुजुर्ग के प्रस्ताव को तुरंत ही मना कर दिया। उसके बावजूद वह बुजुर्ग अपनी बातों पर अड़े रहे और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दादाजी ने उन्हें वचन दिया था कि भविष्य में वह कभी भी कुछ भी मांगेंगे तो वह उनके उस विश को पूरी करेंगे। मेरे दादाजी के पास धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह एक राजा थे। उन्हें अच्छे से पता था कि वह इंसान उनसे जो भी कुछ मांगेगा वह उसे पूरा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने यह वचन दे दिया था। पर उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि वह इंसान धन दौलत के बजाय उनकी जान ही मांग लेगा। वहीं मन्नत की बातें अक्षत को पूरी तरह से समझ नहीं आती, तो वह बोलता है कि आखिर में उस बुजुर्ग ने
उनकी जान क्यों मांगी? वह तो उनके दोस्त थे ना। तब मन्नत बोलती है कि उनकी जान मैं थी, उस बुजुर्ग ने मुझे मांग लिया। वहीं अक्षत के होश उड़ जाते हैं। वह समझ नहीं पाता कि वह क्या बोले। मतलब उस लड़की के यहाँ रहने का राज यह था। यह सब उसके दादा का किया धरा था। वैसे भी उसे अच्छे से पता था उसके दादा बहुत ही ज्यादा शातिर हैं, पर वह इतना ज्यादा शातिर होंगे वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं था कि यह लड़की ब्रिटेन की राजकुमारी होगी। लेकिन उसे इतना तो भरोसा हो गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि अगर यह आम इंसान होती तो उसके दादाजी उसे कभी भी अपने घर की बहू न बनाते, क्योंकि उसके दादाजी लोगों को देखकर एक ही पल में पहचान जाते थे कि वह कैसा इंसान है और उसका इरादा क्या है। तो यह तो नामुमकिन ही था कि उसे उस लड़की के इरादे समझ न आए। इस वजह से वह इतना तो समझ चुका था कि वह बुजुर्ग इंसान ने एक अच्छा चाल चला था। तभी वह फिर से मन्नत से पूछता है कि उन्होंने उस बुजुर्ग को कैसे तैयार किया। आखिर में अगर तुम यह बोल रही हो कि वह ब्रिटेन के राजा हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। जहां बात वचन की है तो वह अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली पोती को भला क्यों एक वचन के लिए कुर्बान करेंगे। और मान लो वह ऐसा करते हैं तो वह कोई छोटे बच्चे तो नहीं हैं। उन्होंने जरूर कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा होगा जिससे उनकी पोती के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और भविष्य में वह इस वचन से मुक्त हो सके। उसकी बातों को सुनकर मन्नत के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बोलती है कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। उस बुजुर्ग ने मुझसे अपने बेटे की शादी की बात कही, अपने पोते के शादी की बात कही थी, जो मैं किसी भी कीमत पर न करती। इसके बदले में मैंने उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन रखे थे, लेकिन वह इंसान मानने को तैयार नहीं था। अंत में उनके सामने मैंने भी एक ऐसा शर्त रखा है जिसे मजबूर होकर उन्हें मानना पड़ा। और अब बस उस शर्त के पूरा होते ही मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना सुनकर अक्षत का दिल जोरों से धड़कने लगता है। पता नहीं क्यों उसे एक डर सा महसूस होने लगता है। क्या वह यहाँ से चली जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वह यहाँ से नहीं जा सकती। वह चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, लेकिन वह यहाँ से नहीं जा सकती। इस समय उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी। तभी मन्नत बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए। उसकी आवाज़ को सुनकर अक्षत अपने होश में वापस आता है और उसकी ओर देखते हुए बोलता है कि नहीं, बस मेरे एक सवाल का जवाब और दे दो। आखिर में वह शर्त क्या है?
तब मन्नत बोलती है कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इसके बारे में जानो। वहीं उसकी बात सुनकर अक्षत बोलता है कि इतना सब कुछ तो बता दिया है, शायद अगर मैं सही हूँ तो तुम बस उसी एक शर्त की वजह से मेरे भाई के टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही हो, वरना मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी जितनी पावर है, तुम अगर उसका 1% भी इस्तेमाल करती हो तो मेरा भाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और तुम खुद को उससे सुरक्षित रख सकती हो। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो? तुम खुद को क्यों इतनी सजा दे रही हो? तुम्हें कम से कम अपनी सुरक्षा तो करना चाहिए। उस दिन जब तुम्हारे हाथ जले थे तो तुम्हें देखकर मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। आखिर में तुम अपना बचाव तो कर ही सकती हो। तुम उसे खुद पर जुल्म करने से रोक तो सकती ही हो, फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो? उसकी बातों को सुनकर मन्नत के होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ जाती है और उसके सामने शुरू से रुद्र का हर एक टार्चर घूमने लगता है। फिर वह लंबी सांस लेते हुए बोलती है कि मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने रिश्तों को निभाना अच्छे से जानती हूँ। जब मैं एक राजकुमारी थी तब मैं अपने उस फर्ज को अच्छे से निभा रही थी, और आज मैं किसी की बीवी हूँ तो मैं अपने इस फर्ज को भी अच्छे से निभाऊंगी। लेकिन यह तभी तक होगा जब तक मैं उस शख्स की पत्नी हूँ। जिस दिन मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊंगी उस दिन मैं इस फर्ज को बिल्कुल भी नहीं निभाऊंगी। मैं उसकी बातों को सुनकर अक्षत का दिल भर जाता है। क्या कोई इतना सहज हो सकता है? क्या कोई इतना प्यारा हो सकता है? क्या कोई ऐसा शख्स इस दुनिया में है जो इतना ज़्यादा पावरफुल होकर भी सिर्फ इस बात से खुद को रोके हुए है कि वह अपने पत्नी धर्म को निभा रही है? काश यह उसकी ज़िंदगी में होती तो वह उसे फूलों की तरह संभाल कर रखता, वह उसकी पूजा करता। ऐसा जीवन साथी पाना किसी के लिए भी किस्मत की बात है, पर उसका भाई बहुत ही अभागा है जो इस चीज़ को नहीं पहचान पा रहा है। उसे अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। वह अपने विचारों से बाहर निकलकर मन्नत से बोलता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के जुल्म सहने की। वैसे भी पति पत्नी एक समान होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वह तुम्हें टॉर्चर करता है तो तुम्हारा भी पूरा हक है कि तुम इस चीज़ के लिए उसे रोको। ज़रूरत पड़ने पर तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। मन्नत ध्यान से उसकी ओर देखती है और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोलती है, यकीन नहीं हो रहा है कि आप उनके भाई हैं। उसकी बातों को सुनकर अक्षत उसकी ओर देखने लगता है और सच में इस वक्त अपने भाई के खिलाफ बोल रहा था। लेकिन वह क्या करे? वह अपने सामने बैठी इस महिला को, जिसे वह बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वह उसे इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई हो चाहे जो भी रिश्ता हो, लेकिन सच्चाई सच्चाई ही रहती है। और यही हकीकत है कि भाई जो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। और देख लेना, एक दिन उन्हें इस बात का पछतावा बहुत होगा। इतना होगा कि शायद वह
खुद को संभाल पाए। उसकी बातों को मन्नत समझ तो नहीं पाती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वहीं अच्छत को अच्छे से पता था जिस लड़की को उसका भाई हर रोज टार्चर कर रहा है, उसी लड़की को वह पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वह लम्हा कैसा होगा जिस वक्त उसके भाई को यह हकीकत पता चलेगी। तो क्या वह कभी खुद को माफ कर पाएगा? हम जिसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसकी एक हल्की सी आह भी हमारे दिल के टुकड़े कर देती है। यहाँ उसका भाई हर रोज अपनी उसी चाहत पे जुल्म कर रहा है। जब उसे पता चलेगा तो उसका क्या होगा? यह सोचते हुए उसे अपने भाई पर अफसोस होता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अफसोस करने के। और वैसे भी वह उस दिन का इंतजार करेगा जिस दिन मन्नत उसके भाई से अलग हो जाएगी। लेकिन तब तक के लिए वह इतना कर सकता है कि वह मन्नत को अपने भाई से सेफ रख सकता है। अब वह बिल्कुल भी अपने भाई का जुल्म मन्नत पर नहीं होने देगा। वह अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा अपने भाई के उस घटिया व्यवहार को रोकने की, जिसके वजह से उसकी लिटिल एंजल को तकलीफ मिले। वह अभी भी मन्नत को ध्यान से देख रहा था। वहीं मन्नत अपने सामने देख रही थी, जिस वजह से उसे पता नहीं चलता है कि इस वक्त अच्छत उसे कितनी प्यार भरी नज़रों से देख रहा है। तभी मन्नत उसकी ओर देखती है तो पाती है कि अच्छत उसे कैसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। यह देखकर मन्नत थोड़ा असहज महसूस करने लगती है। वह बोलती है कि क्या हुआ? कुछ ऐसा है जो तुम बोलना चाहते हो? तब अच्छत अपने सर को ना में हिलाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस देख रहा हूँ कि मेरे सामने बैठी वह लड़की जो इतनी ज़्यादा ताकतवर है, फिर भी सिर्फ अपने एक वचन के लिए अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रही है। उसकी बातों को सुनकर मन्नत उसे ध्यान से देखने लगती है और बोलती है कि कभी कभी हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि चाहकर भी हमें वह सब करना पड़ता है जिसे हम नहीं चाहते। न चाहते हुए भी हमें वह सब करना पड़ता है जिसे हम करना नहीं चाहते। यह बस वक्त की डिमांड है। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। काफ़ी वक्त हो गया है। उसकी बातों को सुनकर अच्छत को भी लगता है कि अब उसे चले जाना चाहिए। वैसे भी वह इतनी देर तक यहाँ नहीं रुक सकता है, लेकिन वह जाने से पहले बोलता है कि क्या हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं? तब मन्नत बोलती है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तो फिर दोस्त बनाने की क्या ज़रूरत है? तब अच्छत बोलता है कि अगर आप भाभी रहेंगी तो मुझे अपने
एक दायरे में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी दोस्त बन जाती हैं तो मुझे एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त मिल जाएगा जिसके साथ मैं खुलकर बात कर सकता हूँ, जिसके हर सुख दुख में मैं उसके साथ खड़ा हो सकता हूँ, जिसे मैं सेफ रखने की कोशिश तो कर सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर मन्नत को समझ आ जाता है कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। उसे अच्छत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वैसे भी उसने अब तक देखा है अच्छत का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। वह देखने में जितना ज़्यादा हैंडसम और बुद्धिमान था, शायद उसके आगे रुद्र भी फीका पड़ जाए, लेकिन वह बहुत शांत रहता था। शायद कुछ ऐसा था जो अच्छत ने अपने घर में सभी से छिपा कर रखा था, क्योंकि जब भी वह उसकी आंखों में देखती थी तो उसे उसके अंदर कुछ और ही दिखाई देता था। लेकिन वह क्या है यह समझ पाना मुश्किल था। मन्नत उसके और अपना हाथ बढ़ा देती है। यह देखकर अच्छत के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत ही उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है और बोलता है, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम मुझे मना कर देती तो शायद मेरा दिल टूट जाता। वहीं उसकी बातों को सुनकर मन्नत के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर अच्छत बस उसे देखता ही रह जाता है। वैसे भी उसकी नीली आंखें किसी को भी अपने वश में करने के लिए काफ़ी थी। एक पल के लिए अच्छत के दिमाग में आता है कि ब्रिटेन की राजकुमारी सुना है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उसके आगे बड़ी बड़ी विश्व सुंदरियां भी फेल हो जाए। वह बिल्कुल किसी ख्वाबों की परियों की तरह है। तो क्या उसके सामने बैठी यह महिला उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है? वैसे भी उसकी आंखें देखकर तो इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी, लेकिन फिर भी सांवले रंग के पीछे हुए उसके चेहरे की बनावट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, जो किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कम नहीं था। वह अपनी आंखों से ही उसकी खूबसूरती को अपने मन में कल्पना करने लगता है। वहीं मन्नत जब देखती है कि वह अपनी सोच में डूब गया है, तो वह उसे उसकी सोच से बाहर लाते हुए बोलती है कि क्या हुआ, तुम किस सोच में चले गए? मन्नत की आवाज़ को सुनकर अच्छत तुरंत ही अपने होश में वापस आता है और बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रहा था कि तुम रियल में कैसी दिखती होगी। उसकी बातों को सुनकर मन्नत थोड़ा शक पका जाती है और वह अपनी नज़रें इधर उधर फेरने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले। तब अच्छत बोलता है कि मैं भविष्य में एक बार तुम्हारे रियल आइडेंटिटी के साथ देखना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं अभी ऐसा चाहता हूँ, लेकिन भविष्य में कभी भी ऐसा हो तो यह मेरी खुशकिस्मती हो। फिलहाल मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है
इतना बोलकर अच्छत तुरंत ही वहां से निकल जाता है। वहीं मन्नत अभी भी उस ओर देख रही थी जिससे अच्छत गया था। अच्छत का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह तुरंत ही रुद्र के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। इस वक्त उसके मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। मन्नत के बताई बातें उसके दिमाग में पूरी तरह से तूफान मचाकर रखा हुआ था। उसका दिल बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। वह अपने कमरे में पहुंचता है और तुरंत ही अपना दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल क्यों इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा है। वहीं उसने डिसाइड कर लिया था कि वह अब मन्नत की पूरी तरह से हिफाजत करेगा। जब उसे अच्छे से पता है कि यह उसकी बेबी डॉल है तो वह किसी कीमत पर अपने भाई को उस पर जुल्म नहीं करने देगा। भले ही मन्नत किसी वचन से बंधी हो, लेकिन वह तो किसी वचन से नहीं बंधा है। इसलिए वह अब अपने भाई के इरादे को कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। और उसे इतना तो अंदाजा लग गया था कि जल्दी ही कुछ ऐसा होने वाला है जब उसके भाई के रिश्ते से मन्नत आज़ाद हो जाएगी। उस वक्त वह मन्नत को अपना बनाने की कोशिश करेगा। तब तक वह खुद को उसके काबिल बनाएगा। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह नहीं चाहता था कि मन्नत को अब आगे किसी भी तरह की परेशानी हो। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में रुद्र यतिन और अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उस पर हमला किसने किया और उसे यहाँ तक बचाकर लाने वाला कौन था। अब तक में उसके दोस्तों ने उसे सब कुछ बता दिया था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वहाँ पर मन्नत थी। वह लोग बस इतना ही जानते थे कि उसे बचाने वाला अच्छत था, क्योंकि यह बात दादाजी को पता चली थी और उनके सिक्योरिटी गार्ड को, जिसे दादाजी ने बहुत ही आसानी से सबको वार्निंग दे दी थी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, यहाँ तक कि रुद्र को भी नहीं। तो किसी ने अपना मुंह खोलने की कोशिश नहीं की। वहीं रुद्र को लगा कि उसका भाई आज सही समय पर न आता तो शायद उसकी जान चली जाती। वह सच में अपने भाई के इस एहसान को कभी नहीं चुका पाएगा। वह खुद को उसका ऋणी समझने लगा था। उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि मन्नत भी उसके साथ हो सकती है। वैसे भी वह गांव की एक गंवार लड़की के रूप में ही उसे देखा करता था। वहीं धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और पूरे 1 हफ्ते हो गए थे। अब रुद्र को भी डिस्चार्ज मिलने वाला था। इस बीच कई बार रुद्र के मन में यह ख्याल आया कि वह घटिया लड़की जो पैसों के पीछे पड़ी है, उसे उसकी जान की देखो कोई फिक्र नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया पर वह उसे देखने एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आई। वहीं मन्नत भी अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। जहां रुद्र के मन में उसके लिए और ज़्यादा क्रोध भर रहा था, वहीं दूसरी ओर मन्नत अपने लोगों के साथ उसके दुश्मनों को ख़त्म करने में लग गई थी, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा था। उसे जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करना था, जिससे वह रुद्र से तलाक लेकर उसकी ज़िंदगी से बाहर जा सके और अपनी दुनिया में वापस जा सके। उसे अभी बहुत से काम करने थे।
उसके ऊपर अभी बहुत सी जिम्मेदारियां थी, वह ऐसे बैठ नहीं सकती थी। वहीं वह अक्सर रात को ही घर से निकलती थी। एक दिन उसे अक्षत ने घर से जाते हुए देख लिया था। जिस तरह वह छिपकर घर से निकल रही थी, अक्षत को लगा कि कोई चोर उसके घर से कुछ चुरा कर भाग रहा है, वह भी उसका पीछा करने लगता है। उसने खुद को बहुत अच्छे से छिपा रखा था, जिस वजह से मन्नत को नहीं पता चलता। वैसे भी इस वक्त उसे कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिली थी, जिस वजह से वह बहुत ही जल्दीबाजी में जा रही थी और वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वहीं वह जैसे ही अपने बंगले से बाहर निकली थी, बंगले के दूसरी साइड एक बाइक रखी थी, उस पर एक हेलमेट था जो उसके ही लोगों ने वहाँ उसके ही कहने पर रखा था। वह तुरंत उसे हेलमेट को पहनकर बाइक लेकर वहाँ से बहुत ही तेज़ी से निकल जाती है। वहीं उसे इतनी तेज जाता हुआ देखकर अक्षत भी तुरंत अपने सिक्योरिटी गार्ड से अपनी बाइक मंगाता है और उसके पीछे हो लेता है। वह काफ़ी तेज़ी से अपनी बाइक को चला रही थी। वहीं अक्षत भी उसके पीछे उतनी ही तेज़ी से जा रहा था, लेकिन वह उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहा था। अक्षत को यह लग रहा था कि अगर एक बार वह उसके हाथों से निकल गया तो उसे पकड़ पाना मुश्किल होगा, और अगर वह अपने एरिया में पहुंच गया तो उसका फिर जिंदा लौट के आना मुश्किल हो जाएगा। यह सोचकर वह अपनी बाइक को फुल स्पीड में चला रहा था। तभी मन्नत, जो पिछले 1 घंटे से अपनी बाइक को चला रही थी, वह आकर जंगल के एक किनारे पर रुक जाती है। वह इस वक्त जंगल में आई हुई थी। वहीं उसके रुकने के बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं जो मन्नत के सामने झुककर उसे ग्रीट करते हैं और फिर मन्नत के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं अक्षत भी वहाँ पहुँच चुका था और दूर से ही यह सब देख रहा था। उनके जाने के बाद वह भी तेज़ी से उनके पीछे जाने लगता है। थोड़ी ही देर में वह लोग अपने एरिया में एंटर करते हैं और अंदर जाने लगते हैं। अक्षत भी छुपते हुए वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें अंदर जाता हुआ देखकर वह भी जल्दी से आगे बढ़ जाता है। लेकिन यह क्या, जैसे ही वह वहाँ बनी छोटी दीवारों को क्रॉस करके उस पार जाता है, वहाँ काफ़ी तेज़ी से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। यह देखकर अक्षत के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत समझ गया था कि वह अब दुश्मनों के हाथों पकड़ा जा चुका है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट तकनीक का प्रयोग करेंगे कि एक मामूली सी दीवार डांक कर आने पर ऐसे अलार्म बज जाएगा। वह अपने चारों ओर देखने लगता है, क्या यहाँ ऐसी कोई डिवाइस है? लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पर हर इंसान के पास एक ऐसी चिप होती थी जो यहाँ की डिवाइस से कनेक्ट होती थी और वह लोग चाहे जब अंदर बाहर जा सकते थे, लेकिन वहीं बिना उस चिप के अगर कोई बाहरी इंसान वहाँ एंटर करेगा तब वह डिवाइस तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगी और फिर अलार्म अपने आप चालू हो जाएगा, जिस वजह से वह तुरंत ही पकड़ा जाएगा। और यही चीज़ अक्षत के साथ भी होता है। वहीं मन्नत को तुरंत समझ आ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। उसे लगता है कि उसने जिन लोगों को पकड़ा है शायद यह उसी के लोग होंगे। यह सोचकर वह उसे तुरंत ही पकड़ने को बोलती है। उसके गार्ड जो वहाँ छिपकर हर समय तैनात रहते थे, वह तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और दूसरे ही झटके में
उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है। वहीं अक्षत अपने चारों ओर उन गार्डों को देखकर एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है। यह सारे गार्ड विदेशी थे, वह इंडियन नहीं थे। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई ज़रूर पावरफुल इंसान है जिसके चंगुल में अब वह बुरी तरह से फंस गया है। शायद वह अब यहाँ से जिंदा न बचकर जा सके। वह अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज उसे अपनी मूर्खता पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह ऐसे कैसे लापरवाह हो गया? क्या वह पागल था या उसकी किस्मत उसे मौत के मुंह में यहाँ ढकेलने के लिए ले आई थी कि इतना चतुर और चालाक होने वाला वह शख्स आज पागल हो चुका था। वह अब कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अपनी मौत का इंतजार करने के। तभी वह गार्ड उस पर अटैक करते हैं। वह लोग उसे पहले तो थोड़ा मारते हैं, फिर जब देखते हैं कि अब वह उसे आराम से पकड़ सकते हैं तो उसे दो लोग आगे बढ़कर पकड़ लेते हैं और अब उसे वह लेकर सीधा मन्नत के पास जाने वाले थे। वैसे अक्षत की हाइट बहुत ही अच्छी थी। वह 6 फीट 3 इंच का था, लेकिन इसके बावजूद वह गार्ड के आगे छोटा दिख रहा था। वह गार्ड बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े और ताकतवर थे क्योंकि उसके एक पंच ने ही अक्षत का सर घुमा दिया था। वहीं अक्षत अपनी किस्मत को कोसते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे दूसरे ही पल मन्नत का चेहरा अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आता है और वह इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया? उसने मन्नत के साथ अपनी एक प्यारी सी दुनिया देखी थी, लेकिन यह क्या? वह आज शायद जिंदा नहीं लौटेगा। वह अपने मन में ही बोलता है, बस एक बार तुम्हें देखने की तमन्ना थी, पर शायद सब कुछ आज खत्म हो जाएगा और मैं अपनी यह अंतिम ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से चला जाऊंगा। फिर भी मेरा दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता रहेगा। यह सोचते हुए वह उन गार्ड के द्वारा खींचते हुए चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसे किसी के पैरों पर लाकर फेंक दिया जाता है। वहीं मन्नत जो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ देख रही थी, वह अपनी नज़रें फेरकर उस ओर देखती है। इस वक्त अक्षत का सर नीचे झुका हुआ था, जिस वजह से वह उसे पहचान नहीं पाती। दूसरे ही क्षण अक्षत अपना सर उठाकर देखता है। मन्नत ने मास्क लगा रखा था, इस वजह से अक्षत उसे नहीं पहचान पा रहा था। फिर भी वह उसकी आंखों को देखकर करोड़ों के बीच में भी पहचान सकता था। जैसे ही वह उसकी आंखों को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मन्नत की भी नज़र उस पर पड़ गई थी। वह भी आश्चर्य से उसे देखने लगती है। क्या वह उसका पीछा करते हुए यहाँ आया है? मतलब हद है। उसे शांति से घर में बैठे रहने के बजाय उसका पीछा करने की चुल मची थी। वहीं उसके शरीर पर लगे चोट को देखकर उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। उसके गार्ड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन गनीमत था कि उन लोगों ने उसे ज़्यादा नहीं पीटा था। फिर भी उसे इतनी चोट तो आई थी कि जगह जगह से उसके शरीर से खून बह रहा था। उसके मुंह के किनारे से भी खून बह रहा था। यह देखकर मन्नत के दिल को दर्द होता है। पता नहीं क्यों आज पहली बार अक्षत को ऐसे देखकर उसे अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। वहीं मन्नत अपनी जगह से
खड़ी होती है और जाकर आराम से अक्षत को खड़ा करती है और फिर ध्यान से उसके पूरे शरीर को स्कैन करने लगती है कि कहीं उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई है। वहीं उसे ऐसा करते देखकर वहाँ खड़े सारे गार्ड के होश उड़ जाते हैं। भला उनकी क्वीन कब से इतनी रहमदिल हो गई। वह तो अपने सामने पड़े अपने मुजरिमों को इस कदर सज़ा देती है कि देखने वाले की भी रूह कांप जाती है और जिसे सज़ा मिलती है वह तो दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेगा। पर आज उनकी क्वीन को क्या हो गया है? क्या यह सच में उनकी क्वीन है या उनकी जगह पर कोई और आ गया है? तभी मन्नत गुस्से भरी नज़रों से चारों ओर देखती है और बोलती है कि गो आउट। उसके बस यह 2 शब्द वहाँ खौफ फैलाने के लिए काफ़ी थे। एक पल के लिए तो अक्षत के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। वहीं सारे गार्ड डर के मारे तुरंत ही अपना सर झुकाकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उसके पीछे खड़े उसके राइट और लेफ्ट हैंड वह भी आश्चर्य से अपनी बास को देख रहे थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में यह सामने खड़ा इंसान कौन है जिसके लिए बॉस ने उन गार्डों को पनिशमेंट दिया है। जी हाँ, वह गार्ड जो यहाँ से गए थे वह अपनी सज़ा के लिए गए थे। क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने अपनी बॉस को किसी तरह से नाराज़ कर दिया है। वहीं वह लोग अपनी सांसें खींचे हुए खड़े थे। उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह अपनी बॉस से कुछ पूछ सके। वहीं मन्नत उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम मेरा पीछा करते हुए आए हो ना। अक्षत बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि वह तुम हो। मुझे लगा कि कोई हमारे घर में घुस गया है और वह कुछ सिगरेट चुराकर बाहर जा रहा है। इस वजह से मैं उसके पीछे यहाँ तक चला आया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम इस तरह से बाहर आती होगी और तुम्हें इस तरह से छुपकर आने की क्या ज़रूरत है। तुम सामने से भी आ सकती हो। उसकी बातों को सुनकर मन्नत के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। क्या वह सच में सामने से आ सकती है? अगर वह सामने से आएगी तो सबको क्या जवाब देगी? क्या इस इंसान को इतना भी समझ नहीं आता है? वह ध्यान से अक्षत को देखने लगती है। वहीं उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती है और वह दोनों एक दूसरे की आंखों को देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे की आंखों को देखकर वह कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अक्षत मन्नत की दूसरी आइडेंटिटी भी जान जाएगा या फिर वह इस बात को आराम से अक्षत से छिपा लेगी? और क्या अब अक्षत को भरोसा हो जाएगा कि वह वाकई में ब्रिटेन की राजकुमारी है? आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।